हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं। यदि आप लोगों में से कोई भी जो बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो हमारी अन्य वीडियोस है उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप वहां से देख सकते हैं। जो प्लेलिस्ट बीएड नाम से बनी होगी आप वहां से जा करके देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट बन रही है, ये काफ़ी मज़ेदार प्लेलिस्ट बन रही है क्योंकि आपको यहाँ से बीएड पाठ्यक्रम जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग आप वहाँ से देख सकते हैं और इसका लाभ उठाइएगा। ये प्लेलिस्ट है, इसका लाभ उठाइएगा और साथ ही साथ जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हमें और ज़्यादा मेहनत करने में मोटिवेशन मिलेगा। जो ये बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है ये काफ़ी विस्तृत पाठ्यक्रम होता है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना उठा के देख लीजिएगा। इसी चीज़ को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है, वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इसको आप जैसे ही गूगल पे सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से जो हमारा बीएड का जो पाठ्यक्रम है जो हमने पब्लिश किया है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे? जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके मेनू बना होता है। इस मेनू में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे इस तरह के। तो इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का। ऐसे इस बीएड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो बीएड का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो ओपन हो जाएगा। मज़े की बात यह है कि जो ये संपूर्ण पाठ्यक्रम है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा, तो इसको एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो के अंतर्गत, वो है बहुभाषी शिक्षा। बहुभाषी शिक्षा के संदर्भ में बात करेंगे कि बहुभाषा है क्या है, उसको समझेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो बहुभाषी शिक्षा है इसका क्या महत्व होता है और इसके सामने क्या चुनौतियां होती है। और साथ ही साथ इसमें ये जानने का भी प्रयास करेंगे कि जो त्रिभाषी जो फॉर्मूला है, 3 भाषी जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है। तो इस तरह से जो आज का जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं का बिंदुवार जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाषा होती क्या है। भाषा एक संदर्भ में अगर देखा जाए तो भाषा में वो शक्ति विद्यमान होती है जिससे कि हमारी अभिव्यक्ति और किसी अन्य जो व्यक्ति जो उसको सुनता है, जो जिस तक हम अपनी अभिव्यक्ति को पहुंचाना चाहते हैं, उन सभी क्रियाओं को जो भाषा है वो सार्थक बनाता है। तो इस तरह से ये शक्ति इसमें विद्यमान होती है क्योंकि हमारे जो कार्य है, जो हमारी क्रियाएं हैं, जो हमारी पद्धतियां हैं, उनको वो सार्थक बनाता है क्योंकि भाषा में ये शक्ति विद्यमान होती है जो हमारी अभिव्यक्ति से लेकर जो समझने की जो क्षमता है उसको विकसित करता है। अगर हम बात करें बहुभाषी शिक्षा, बहुभाषी शिक्षा यानी कि जिसमें अनेक भाषाओं का समावेश हो। इससे पहले हम ये जानेंगे कि बहुभाषी होता क्या है। बहुभाषा हालांकि होता ही क्या है? बहुभाषा यानी कि एक से अधिक भाषा को बोलने, समझने, पढ़ने और लिखने की जो क्षमता होती है उसे ही कहा जाता है बहुभाषा। यानी कि जब किसी व्यक्ति या समाज में एक से अधिक भाषा को बोलने और समझने और पढ़ने और लिखने की क्षमता हो आती है तो उसे बहुभाषा कहा जाता है। ये बहुभाषा की क्षमता है ये एक तरह से व्यक्तिगत हो सकती है और सामाजिक हो सकती है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत स्तर पर बहुभाषा का जो ये क्षमता है, बहुभाषा की जो ये गुणवत्ता है ये हो सकती है। कई बार ये भी देखा जाता है कि किस तरह से जो पूरी कम्युनिटी है, पूरी कम्युनिटी एक तरह से वो बहुभाषा का ज्ञान रखती है। वो उसकी जो क्षमता होती है वो होती है बहुभाषा की, क्योंकि वो पूरा समाज एक से अधिक भाषा की जानकारी रखता है, ज्ञान रखता है। तो इस तरह से जो ये बहुभाषा ये व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर हो सकती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति समुदाय एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है या नहीं।
तो इस तरह से ये मालूम होता है बहुभाषा से कि किस तरह से जो एक व्यक्ति या जो समुदाय है वो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है नहीं करता है। तो इससे ये मालूम हो पाता है। तो इस तरह से जो ये बहुभाषा होता है ये है कि एक से अधिक भाषाओं का जब किसी को ज्ञान होता है तो उसे बहुभाषा कहा जाता है, और ये व्यक्तिगत और सामाजिक क्षमताओं के आधार पर हो सकता है। तो इस तरह से ये होती है बहुभाषा। अब हम इसके बाद ये जानने का प्रयास करेंगे कि बहुभाषा का क्या महत्व होता है। हालांकि जो ये बहुभाषा होती है इसका महत्व होता क्या है, जिसमें कि सबसे पहले जो बहुभाषा होती है, बहुभाषा एक संज्ञानात्मक विकास करती है। संज्ञानात्मक का विकास यानी कि जब किसी व्यक्ति को एक से अधिक भाषा का ज्ञान होगा तो उसके जो बौद्धिक स्तर है, बौद्धिक स्तर कहीं ज़्यादा वो उसमें वृद्धि होगी, कहीं ज़्यादा उसका विकास होगा। क्योंकि एक से अधिक जब भाषा का जब विकास होता है तो उससे जो उसकी जो बौद्धिक क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। तो इस तरह से जो इसका संज्ञानात्मक विकास है वो बढ़ता है, वो उच्च होता है। और दूसरा है अधिक संवाद कौशल। ये जाहिर सी बात है, जब हम संवाद करते हैं तो उसमें हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जब किसी व्यक्ति को एक से अधिक भाषा का ज्ञान होगा तो उसका जो संवाद का कौशल है वो भी ऊंच होगा। तो इस तरह से जो उसका अधिक से संवाद का कौशल है वो इस पर निर्भर करता है कि जो उसकी भाषा है वो किस तरह की है, किस तरह की जो भाषा की जो पकड़ है वो किस तरह की भाषा की पकड़ है, और कितने तरह की वो भाषाओं को जानता है। जितनी ज़्यादा उसको भाषा का ज्ञान होगा, जितनी तरह की जो भाषाएं हैं भाषाओं को वो जानता हो, तो उस तरह से उतना ही अधिक उसका जो संवाद का जो कौशल है वो भी अधिक होगा। अगला है उच्च भाषाई बोध, यानी कि ये जाहिर सी बात है, जब वो उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को या किसी समाज को एक से अधिक भाषा का अगर ज्ञान होगा तो इससे ये जाहिर सी बात है उसका जो भाषाई बोध है वो भाषाई बोध भी उच्च होगा। चौथा है सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, यानी कि भारत जैसे देश जहाँ पे विभिन्न सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती है, तो ऐसे देश में जाहिर सी बात है अगर बहुभाषा को बढ़ावा दिया जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं जो सांस्कृतिक विविधता है उसको भी एक मजबूती मिलेगी, उसको भी एक बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि अलग अलग सांस्कृतिक विविधताओं वाले जब लोग होते हैं तो उनकी अलग अलग अपनी भाषाएं होती है। अगर किसी समुदाय, किसी व्यक्ति को एक से अधिक भाषा का अगर ज्ञान होता है तो इससे जो सांस्कृतिक विविधता है उसको बढ़ावा मिलता है, उसको एक बल मिलता है। तो इस तरह से ये सुनिश्चित होता है बहुभाषा से किस तरह से जो सांस्कृतिक विविधता है उसको बढ़ावा मिलता है। पांचवा है उत्कृष्ट प्रबंधनकारी कार्य पद्धति, यानी कि उत्कृष्ट प्रबंधनकारी कार्य पद्धति। जिस व्यक्ति को एक से अधिक जो भाषा का ज्ञान होगा तो उसकी जो प्रबंधनकारी जो भी पद्धति होगी, जो भी उसकी उत्कृष्टता होगी वो काफ़ी उच्च होगी। क्योंकि भाषा में वो शक्ति विद्यमान है जिससे कि उसकी जो प्रबंधनकारी जो उत्कृष्टता है उसको बढ़ाता है, उसको बेहतर करता है। तो इस तरह से जो बहुभाषा है, एक से अधिक भाषा का जब नॉलेज होगा तो इससे उसकी जो उत्कृष्टता है प्रबंधनकारी के परिप्रेक्ष्य में वो भी उच्च होगी। और छठा है भाषाई विविधता का संरक्षण। भाषाई विविधता का संरक्षण यानी कि इससे ये प्रतीत होता है कि भारत जैसे जब देश में जहाँ पे अनेक भाषा, संप्रदाय, धर्म के लोग जो रहते हैं, इसमें अनेक भाषाएं भी बोली जाती है। जब भारत जैसे देश में बहुभाषा को अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो ऐसे में क्या होगा, अलग अलग भाषा के जो लोग हैं, अलग अलग भाषा जो देश में बोली जाती है, इससे क्या होगा, जो भाषाई विविधता है उसका संरक्षण होगा। क्योंकि उससे क्या होगा, जब अनेक लोग, अनेक समुदाय एक दूसरे भाषाओं को जानेंगे और समझेंगे और एक से अधिक भाषाओं का अगर ज्ञान रखेंगे तो इससे क्या होगा, जो भी ऐसी भाषाएं हैं, जो कम लोग, कम जनसंख्या वाले जो लोग हैं, जिन भाषाओं का जो ज्ञान रखते हैं, अगर उन भाषाओं का ज्ञान
अनेक समुदाय या अन्य समुदाय के लोग भी रखेंगे तो इससे क्या होगा, जो उनकी जो भाषा है उनकी भाषा का संरक्षण होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि वो प्रयोग में लाई जा रही है, क्योंकि वो लुप्त नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, जो भाषाई विविधता है उसका एक संरक्षण होगा इससे। और सातवां है राष्ट्रीय एकता को सशक्त करना, यानी कि ये किस परिप्रेक्ष्य में है, जब हम अनेक भाषाओं का ज्ञान रखते हैं तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हम अलग अलग समुदायों की जो भाषा होती है, अलग अलग क्षेत्र की जो भाषा होती है, इसका अगर हम ज्ञान रखते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे एक दूसरे में एक भाईचारे का जो भाव है वो पैदा होता है। क्योंकि ये जाहिर सी बात है, अगर हम एक दूसरे को का कल्चर को पहचानेंगे, एक दूसरे की भाषा को जानेंगे और समझेंगे, तो इस तरह से जो बंधुत्व की जो भावना है वो विकसित होगी। तो इस तरह से भाषा के तहत हम ये स्पष्ट करते हैं कि किस तरह से जो राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्रीय एकता कायम होती है। आठवां है अपने परिवेश के अनुरूप ढलना, यानी कि जो भाषाएं होती है, भाषाओं के स्वरूप में ये देखा जाता है कि किस तरह से अलग अलग जो क्षेत्रीय भाषाएं होती है, जब उसकी जानकारी रखी जाती है तो इस तरह से जो भी उसका जो परिवेश होता है उस परिवेश को भी समझा जाता है, उस परिवेश के अकॉर्डिंग अपने आप में वो परिवर्तन कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। क्योंकि भाषा के तहत वो जो जुड़ाव होता है वो जुड़ाव काफ़ी गहरा होता है। वहाँ के जो कल्चर होते हैं, जो वहाँ की जो पद्धतियाँ होती है, उनके साथ उसका जुड़ाव होता है। तो इस तरह से अपने आप को उस परिवेश के साथ उस तरह से जोड़ के देखा जा सकता है। नौवां है अतिरिक्त भाषाएं सीखने से कार्य क्षमता में वृद्धि, यानी कि जब हम एक से अधिक जब भाषाएं सीखते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमारी जो कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। इससे ये जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन स्तर है वो भी उच्च हो जाता है। तो इससे जो हमारी जो कार्य क्षमता है वो भी डेवलप हो जाती है। वो इससे भी, क्योंकि हमारा जो बौद्धिक स्तर है वो भी उच्च हो जाता है, और साथ ही साथ जो हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी अच्छा हो जाता है। तो इससे जो हमारा कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता भी इससे बढ़ जाता है। और इस तरह से जो भाषा है, एक से अधिक जो भाषा का जो ज्ञान रखते हैं उससे ये देखा जा सकता है। 10वां है कुशल बहुकार्यात्मकता, यानी कि जब एक से अधिक जब भाषा का ज्ञान होता है किसी भी व्यक्ति को, तो उसकी जो दक्षता है, दक्षता में वृद्धि होती है। और उसका जो कौशल होता है वो कौशल में इस तरह से वृद्धि होती है जिससे कि वो एक से अधिक कार्य करने की जो क्षमता होती है उसकी, वो भी उसकी बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये प्रतीत होता है कि एक से अधिक कार्य करने की जो उसकी जो कुशलता है उसमें कहीं ज़्यादा वृद्धि हो जाती है जब उस व्यक्ति को एक से अधिक भाषा का ज्ञान होता है। 11वां है अधिक करियर अवसर। अधिक करियर अवसर यानी कि जब उसे अनेक भाषाओं का अगर ज्ञान होगा तो इससे जाहिर सी बात है, जो उसके जो करियर के जो ऑप्शन है वो अनेक ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, तो जिससे कि उसकी जो करियर में आगे जो संभावना है वो काफ़ी उजागर होगी और वो संभावना निरंतर बढ़ती जाती है। तो इस तरह से जो भाषा है, बहुभाषा से जो उसका जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट होने से कई स्तर पर उसके जो करियर है वो करियर के ऑप्शन खुल जाते हैं। तो इस तरह से जो बहुभाषा है, बहुभाषा का ये महत्व है। अब हम ये जानेंगे कि शिक्षा में जो बहुभाषा है, बहुभाषा के संबंध में इसके सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या ऐसी समस्या आती है बहुभाषा के समक्ष जिसमें कि वो शिक्षा में वो अड़चनें देखी जाती है, जिसमें कि सबसे पहले है संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी यानी कि जो शिक्षा स्तर पे ये देखा जाता है कि किस तरह से जो बहुभाषा के स्तर पर है जो संसाधनों की कमी है वो देखने को मिलती है। क्योंकि एक से अधिक जब भाषा का अगर हमें शिक्षा स्तर पर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए जाहिर सी बात है संसाधनों की आवश्यकता होती है। अगर संसाधन नहीं होंगे तो उस तरह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से जो साधनों की कमी को देखते हुए ये जो बहुभाषा का जो विकास है, इसका जो इम्प्लीमेंट है वो नहीं हो पाता है। और दूसरा है योग्य शिक्षकों की कमी। योग्य शिक्षकों की कमी यानी कि जो शिक्षा के क्षेत्र में
जब अगर हम एक से अधिक भाषा को बच्चों तक पहुंचाने की प्रयास करेंगे तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए ये आवश्यक है कि उस भाषा के योग्य शिक्षक भी चाहिए। अगर योग्य शिक्षक नहीं होंगे तो उस तरह से जो भाषा का ज्ञान है वो बच्चों तक नहीं मिल पाएगा। तो जो शिक्षकों की कमी है वो भी महसूस की जाती है इसमें कि किस तरह से जो बहुभाषा है, बहुभाषा का जो विस्तार है, जो उसका जो प्रसार है वो उस तरह से सार्थकता के साथ नहीं हो पाता है। तीसरा है जागरूकता की कमी। समाज में या हर एक स्तर पर यह देखा जाता है कि जो जागरूकता है उस तरह की जागरूकता नहीं है कि किस तरह से अगर एक से अधिक जो भाषा का अगर लोगों को ज्ञान होगा तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि किस तरह से जो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट है वो होगा, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव होगा और साथ ही साथ जो उसका जो बौद्धिक स्तर है वो भी कहीं बेहतर होता है। और इसके चलते जब ये सब होता है तो उसके जो करियर के जो ऑप्शन हैं वो भी अनेक हो जाते हैं। तो इस तरह से अनेक स्तर पर जो ये जागरूकता लोगों में नहीं है। अगला है आकलन और मूल्यांकन। आकलन और मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में ये देखा जाता है अगर शिक्षा को इस तरह से बहुभाषा के संदर्भ में प्रदान किया जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि किस तरह से हम अलग अलग भाषाओं का किस तरह से हम आकलन और मूल्यांकन करें, क्योंकि ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया हो जाती है। अलग अलग जो क्षेत्रीय भाषाएं होती है, अलग अलग जो भाषाओं के जो शिक्षक है वो शिक्षक भी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। योग्य शिक्षकों के साथ साथ जो आकलन और मूल्यांकन है उसकी समस्या देखी जा सकती है। पांचवा है उच्च शिक्षा और रोजगार की ओर संक्रमण, यानी कि किस तरह से जो ये बहुभाषा है, बहुभाषा का इम्प्लीमेंट किस तरह से उच्च शिक्षा में किया जाए और साथ ही साथ जो बहुभाषा है, बहुभाषा के चलते उसको रोजगार की ओर किस तरह से उसको मोड़ा जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आजकल जो वैश्वीकरण का दौर है इसमें ये देखा जाता है किस तरह से जो वैश्वीकरण के चलते जो भाषा है, भाषा किस तरह से जो ग्लोबल लैंग्वेज है वो अपना एक अलग उस महत्व रखती है। उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो रोजगार के परिप्रेक्ष्य में उसको जो लोकल लैंग्वेज है, जो बहुभाषा के चलते जो अनेक भाषाएं होगी, क्षेत्रीय भाषाएं, उन भाषाओं का जो ज्ञान रखने वाले, उन भाषाओं में जो शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को किस तरह से रोजगार है उनको रोजगार प्रदान किया जाए। और साथ ही साथ जो उच्च शिक्षा में जो रीजनल लैंग्वेज है उनमें जो शिक्षा है, उच्च शिक्षा उन भाषाओं में कैसे प्रदान की जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आजकल जो वैश्वीकरण का दौर है, वैश्वीकरण के दौर में किस तरह से जो ग्लोबल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज को प्राथमिकता दी जाती है। तो इस तरह से जो बहुभाषा के परिप्रेक्ष्य में, जो इसके विस्तार के संदर्भ में, जो शिक्षा के क्षेत्र में ये सब चुनौतियां देखी जाती है, जिन चुनौतियों के स्तर पर ये होता है कि जो बहुभाषा है, बहुभाषा का विस्तार उस तरह से नहीं हो पाता है। अब हम इसके बाद ये बात करेंगे कि त्रिभाषीय फॉर्मूला है क्या। त्रिभाषी फॉर्मूला जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है कि त्रिभाषी फॉर्मूला यानी कि इसमें 3 भाषाओं की बात की गई है, जिसमें कि लोगों को 3 भाषाओं का ज्ञान हो, जिसमें कि कोठारी आयोग है। कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में त्रिभाषी सूत्र को स्वीकार किया गया, परंतु इसे धरातल पर नहीं लाया जा सका क्योंकि अनेक समस्याओं के चलते, अनेक अड़चनों के चलते इससे धरातल पर आज तक नहीं उतारा गया। और जो ये त्रिभाषी फॉर्मूला है इसमें 3 भाषाओं की जो बात की गई है, जिसमें कि जो पहली भाषा है, पहली भाषा में ये कहा गया है कि यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। और जो दूसरी भाषा है, दूसरी भाषा में ये कहा गया है कि हिंदी भाषी जो राज्य है उन राज्यों में ये अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी भाषा होगी। और जो राज्य गैर हिंदी राज्य होंगे उनमें हिंदी या अंग्रेजी होगी। यानी कि इस तरह से जो दूसरी भाषा है, दूसरी भाषा के लिए कहा गया है। और जो तीसरी भाषा है, तीसरी भाषा में इसमें कहा गया है कि जो हिंदी भाषी जो राज्य होंगे उन राज्यों में अंग्रेजी या अन्य जो आधुनिक भारतीय भाषा है वो होगी तीसरी भाषा। और जो राज्य गैर हिंदी भाषी राज्य है
यहाँ पे ये अंग्रेजी या अन्य जो आधुनिक भारतीय भाषा है उस भाषा की बात की गई। यानी कि जो तीसरी भाषा है, तीसरी भाषा में ये कहा गया है कि जो ऊपर इन दोनों भाषाओं में जो भाषा ना हो वो भाषा तीसरी भाषा होगी। ऐसा ना हो कि जो पहली भाषा है वही दूसरी भाषा में भी उसी को चूज़ किया हो। तो इसमें ये कहा गया है कि जो दूसरी भाषा में जो भाषा ना हो उसके अलावा अन्य भाषा तीसरी भाषा में होगी। तो इस तरह से जो ये त्रिभाषी जो फॉर्मूला है ये त्रिभाषी फॉर्मूला था। तो इस तरह से जो इसको जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 में आई थी, उसमें इसने जो त्रिभाषी जो फॉर्मूला है उसको स्वीकार किया। लेकिन इसको आज तक इसको धरातल पर लागू नहीं किया जा सका क्योंकि अनेक समस्याएं हैं। हालांकि ये बेहतर फॉर्मूला है जिसके तहत जो शिक्षा जगत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है और साथ ही साथ जो एक विविधतापूर्ण जो देश है जहाँ पे अनेक धर्म, संप्रदाय, जो भाषा, अनेक भाषाएं के जो लोग रहते हैं, इन सब के दृष्टि से भी ये जो फॉर्मूला है ये बेहतर हो सकता है आगे जाके अगर इसका इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से किया जा सके। तो इस तरह से ये त्रिभाषी फॉर्मूला है। तो आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत ये भाषा के संदर्भ में किस तरह से जो बहुभाषा है, बहुभाषा क्या है और बहुभाषा का क्या महत्व है और बहुभाषा के सामने क्या चुनौतियां हैं शिक्षा जगत में, और साथ ही साथ जो ये त्रिभाषी फॉर्मूला है इसके बारे में जाना है, विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।